Hello student, you all are welcome in your own channel that is Aim with Komal. So student, इस चैप्टर का जो लास्ट वीडियो था दैट इज़ पार्ट 1, उसमें हमने इस सीनरी को डिस्कस किया था जो कि सीनरी फ्रेडरिक सोल्यू ने बनाई थी। इसको हमने आपको डिटेल में बताया कि इस सीनरी में किस तरीके के आइडियाज़ को फ्रेडरिक सोल्यू ने दिया, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे 1 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो आज का हमारा टॉपिक उसके आगे से है, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। आप सभी जानते हैं, क्लास 9th में आप लोग पढ़ चुके हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन को डिटेल में। आपने देखा था वहाँ कि किस तरीके से क्या सारी प्रॉब्लम्स थी, किस वजह से फ्रेंच में फ्रांस में रेवोल्यूशन लाने की ज़रूरत पड़ी, और क्या क्या आइडियाज़ अडॉप्ट किए गए जिसकी वजह से फ्रांस को एक नेशन स्टेट कहा गया। ठीक है, तो 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन की एक क्लियर एक्सप्रेशन सामने दिखाई देने लगी थी, जिसमें कि फ्रांस को एक नेशनलिज्म वाली फीलिंग जो थी फ्रांस के लोगों के अंदर आने लगी थी। आपको ये भी याद होगा कि आपने देखा था कि 1789 के टाइम में फ्रांस में बहुत ही एब्सोल्यूट मोनार्च था, यानी कि एकदम निरंकुश शासन था। राजा हर काम अपनी मर्जी से करता था। उसको टैक्स लगाने का प्रोसीजर भी आपने पढ़ा होगा, जो स्टेट्स में कॉलोनीज डिवाइडेड थी, सारी चीज़ें आप पढ़े हो। तो अगर आपने क्लास 9th वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और फिर मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको वो नहीं याद है तो आप बोलोगे तो मैं उसकी भी वीडियो आपको बना के दे दूँगी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 1789 में बहुत ही पूरी टेरिटरी में बहुत ही एब्सोल्यूट मोनार्ची फैला हुआ था, जिसकी वजह से जो वहाँ की जो उस समय की कंडीशन थी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में थी। तो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशन चेंज की नीड समझ में आती है, और धीरे धीरे आपका फ्रांस एक सोवर्निटी की तरफ बढ़ने लगता है। सोवर्निटी क्या होता है? मीन्स जो रूल्स पर वर्क करे, जिसका एक कोई कॉन्स्टिट्यूशन हो, ऐसे कंट्री की तरफ बढ़ने लगता है। और द रिवोल्यूशन प्रोक्लेम दैट इट वॉज द पीपल हु वुड henceforth constitute द नेशन एंड शेप इट्स डेस्टिनी। मीन्स क्या कहा जा रहा है कि ये भी आइडिया आ चुका था कि रूल क्या होंगे, रूल वही चलेंगे जो मोनार्च नहीं बनाएगा, जो वहाँ के लोग बनाएंगे, जो उनका नेशन मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन का एक नेशन होगा वो बनाएंगे, ऐसा रूल चलेगा। तो आपने ये देखा था कि फ्रेंच में जब रिवोल्यूशन आया था तो बहुत सारी कि लोगों को एकजुट करने की बातें चल रही थी, एक कॉमन आइडेंटिटी की बातें चल रही थी। तो उसमें ला पैट्रे और ला सेटियान जैसे आइडियाज़ को फॉलो किया गया। मीन्स कि हम सभी एक ही कंट्री के रहने वाले हैं, फ्रांस हमारा पिता है, इस तरह से हम लोग भारत माता बोलते हैं। वैसे उन्होंने फादरलैंड का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, पूरे भारतीय जैसे हम लोग बोलते हैं वैसे उन्होंने द सिटीजन का कॉन्सेप्ट दिया। और बहुत सारे अलग अलग और भी बहुत सारी यूनिफॉर्म्स किए, जैसे कि मीन्स जैसे कह सकते हो कि एक फ्लैग उन्होंने बनाया, ट्राई कलर फ्लैग बनाया, जो कि पहले के जो उनके फ्लैग था उसकी जगह पे उसको यूज़ करने लगे, ट्राई कलर फ्लैग को, सॉरी ट्राई कलर फ्लैग को वो यूज़ करने लगे। और इसके अलावा उन्होंने क्या किया कि स्टेट्स जो जनरल थे, जो थर्ड, आपको याद होगा कि जब 3 स्टेट हुआ करते थे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, नोबेलिटी और क्लर्जी का फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट होता था। थर्ड स्टेज में आपके पीजेंट्स, पुअर मैन आते थे। और जब वोटिंग राइट जो होते थे वो हर स्टेट के पास एक राइट था, किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास नहीं, हर स्टेट के पास एक राइट था। और नोबेलिटी और क्लर्जी को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो जब भी राजा को कोई टैक्स बढ़ाना होता था तो वो जब मीटिंग बुलाता था तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट को भी टैक्स मिलता था, तो वो लोग एग्री कर जाते थे और टैक्स पास हो जाता था। लेकिन इस समय क्या हुआ था कि जो थर्ड स्टेट वाले लोग थे वो वॉकआउट कर जाते हैं असेंबली से। आपको याद आ रही होगी क्लास 9 की बातें ना। तो वो जा करके क्या करते हैं, एक टेनिस कोर्ट में जा करके अपना नेशनल असेंबली फॉर्म करते हैं। और इस तरीके से उन्होंने नेशनल असेंबली बनाई। सारे जो भी एक्टिव सिटीजन्स थे उन्होंने मिल करके नेशनल असेंबली बनाई, नए हैम्स क्रिएट किए, ओथ्स लिए, और जो भी कि शहीद होते थे, जो मैट्रियार्स थे, उनको बहुत ज़्यादा नेम फेम होने लगा, उनकी बातें की जाने लगी, पूरे कंट्री में उनकी बातें होने लगी।
तो इस तरीके से मतलब एक तरीके से लोगों को एक कॉमन आइडेंटिटी में बांधने के लिए ये सारे काम किए गए। इसके अलावा सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लॉन्च किया गया कि हर जगह एक ही वेट एंड मेजर्स यूज होगा। पहले अलग अलग थे, मतलब कहीं पास अगर 900 ग्राम का ही 1 किलो होता था तो कहीं 1100 ग्राम का 1 किलो होता था। तो एक यूनिफॉर्म सिस्टम लॉन्च किया गया वेट एंड मेजर्स का। रीजनल जो डायलेक्ट्स थे, मतलब जो अलग अलग, जैसे छोटे छोटे दूर पे, थोड़ी थोड़ी दूर पे जो बोली भाषा चेंज होती उसको हटा दिया गया। कॉमन लैंग्वेज फ्रांस की फ्रेंच को कॉमन लैंग्वेज बनाया गया, नेशनल लैंग्वेज बनाया गया। और इस तरीके से मतलब बहुत सारे और भी सारे काम किए गए जिसके थ्रू लोगों को एक कॉमन आइडेंटिटी में बांधा गया। और इस तरीके से फ्रांस जो था एक नेशन स्टेट बन जाता है। और फ्रांस के नेशन स्टेट बनने से ये जो आइडियाज़ थे ये पूरे यूरोप में फैलते हैं। पूरे यूरोप को हेल्प होती है इस चीज़ से, एक मतलब लोगों को आइडिया मिल जाता है कि किस तरह से हम कॉमन नेशन में बन सकते हैं। फिर आगे क्या होता है कि जो रिवोल्यूशनरीज थे, द रिवोल्यूशनरी फर्दर डिक्लेयर दैट इट वाज द मिशन एंड द destiny of the French nation to liberate the people of Europe from despotism in other world to help other people of Europe to become nation। यानी कि जो रिवोल्यूशनरीज थे, मतलब जो फ्रांस को इकट्ठा करना चाहते थे, उन्होंने पूरी मतलब कि यूरोप तक में पूरी ये बात फैला दी कि हमारा मिशन है कि हम फ्रेंच को तो एक नेशन स्टेट बनाए ही, उसको लिबरेट कराएं, उसको आज़ाद कराएं, साथ ही साथ हम पूरे यूरोप को भी एक नेशन स्टेट बनाना चाहते हैं। और जब ये पूरी न्यूज़ जो है वो फैलती है पूरे फ्रांस से अदर पूरे सीरीज़ में फैलती है, पूरे यूरोप में फैलती है, तो जितने भी स्टूडेंट्स थे और जो भी मेंबर्स थे एजुकेटेड मिडिल क्लास के, उन लोगों ने मिल करके जैकोबिन क्लब सेटअप किया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप 9th में पढ़ चुके हो, ये सिर्फ रिकॉल कराया जा रहा है कि कैसे ये सारी चीज़ों ने आगे यूरोप के नेशनलिज्म को कैसे हेल्प किया। इसके अलावा बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़ कैंपेजन होने लगे फ्रेंच आर्मीज़ के अंदर, और आगे वो मूव करती है हॉलैंड की तरफ, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और इटली की तरफ मूव करती है 70s 90s तक जाते आते। और इस तरीके से पूरे फ्रांस और यूरोप के पूरे बहुत सारी सिटीज़ में क्या होता है, नेशनलिज्म का आइडिया पूरे फ्रांस से होते हुए पूरे अब्रॉड यानी विदेशों तक फैल जाता है। अब आप देख रहे होगे किस तरीके से आइडिया फैल रहा है, तो यूरोप भी पूरा फैलेगा और यूरोप भी अपने आप को एक यूरोप के बहुत सारी कंट्रीज़ अपने आप को नेशन स्टेट बनाना चाहेंगे और फ्री करना चाहेंगे। और तो अभी मैंने आपको बताया कि आर्मी क्या कर रही थी, आर्मी बात को फैला रही थी कि हम नेशन स्टेट तो बना ही रहे हैं, साथ में हम क्या करना चाहते हैं, पूरे यूरोप को बहुत सारी कंट्रीज़ को हम फ्री कराना चाहते हैं। तो यहीं पास याद होगा आपको एक नाम, दैट इज़ नेपोलियन। वो क्या था, आर्मी चीफ था ना। तो नेपोलियन ने क्या किया था, पूरे फ्रांस को इकट्ठा करने के लिए उसी ने तो यूनिफॉर्म मेजर्स वगैरह इंट्रोड्यूस किए थे। याद आ रहा है कि नहीं याद है। तो इस तरह विद द वाइड सेट ऑफ टेरिटरी दैट कम अंडर हिज रूल, नेपोलियन सेट अप अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मेनी ऑफ द रिफॉर्म दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस इन फ्रांस। मतलब बहुत सारे जो चेंज वो फ्रांस में कर चुका था। अब जितनी भी कंट्रीज़ मतलब आना चाह रही थी अंदर, जितनी भी कंट्रीज़ इस तरह की बातें कर रही थी, वो पूरे उस एरिया में इस तरह के रिफॉर्म्स करना चाह रहा था, कर रहा था। ठीक है, और अब जानते हो कि through our return to monarch, Napoleon had no doubt destroyed democracy in France, but in the administrative field, he had incorporated revolutionary principle in order to make the whole system more रेशनल एंड एफिशिएंट। यानी कि आपने पढ़ा था, याद होगा आपको, कि डेमोक्रेसी को तो भाई जो भी चीज़ें मतलब फ्रांस में चल रही थी, एक तरह से मोनार्ची हटा था, थोड़ा सा कुछ लोगों को पावर मिल गई थी वोट करने की, सारी चीज़ें काफ़ी हद तक सही हो गई थी। लेकिन नेपोलियन के आने के बाद फिर से सारी चीज़ें बेकार हो जाती हैं, पूरी तरह से डेमोक्रेसी बेकार हो जाती। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में अगर देखा जाए तो नेपोलियन ने बहुत सारे अच्छे मतलब वर्क भी किए थे, बहुत जो यूनिफॉर्म मेजर्स वगैरह लॉन्च किया, हर मतलब हर जगह का एक जैसी यूनिफॉर्म स्ट्रेटजीज़ को अपनाए, ये सारे काम उसके एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छे थे। आपको याद होगा कि सिविल कोड ऑफ 1804 भी आपने पढ़ा होगा, नेपोलियन कोड जिसको कहा जाता है, जिसमें उन्होंने क्या कहा था कि किसी को भी बर्थ के अकॉर्डिंग प्रिविलेज नहीं मिलेगा। जैसे फर्स्ट और सेकंड स्टेज वाले लोगों को मिलता था, नोबेलिटी और क्लर्जी को, कि उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो नेपोलियन ने क्या कहा था नेपोलियन कोड के अंदर कि किसी को भी
अकॉर्डिंग टू बर्थ किसी तरह का प्रिविलेज नहीं मिलेगा, सभी इक्वल होंगे बिफोर द लॉ और सभी को राइट टू प्रॉपर्टी मिलेगी। और इस तरीके से पूरे इस कोड के थ्रू क्या करता है कि पूरे फ्रेंच पे अपने कंट्रोल करता है और ये बातें आगे और भी सारी कंट्रीज तक भी फैलती हैं। इन द डच रिपब्लिक, इन स्विट्जरलैंड, इन इटली, जर्मनी, नेपोलियन simplified administrative division, abolished the feudal system and freed peasants from serfdom and memorial dues। ना याद आ रहा है आपको कि क्या किया था भाई इसने? पहले तो पूरी तरीके से मतलब स्विट्ज़रलैंड, इटली, जर्मनी, इस तरह के जहाँ भी एरियाज तक लोग इसके अंडर में आते थे उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न को पूरी तरह से यूनिफॉर्म किया, फ्यूडल सिस्टम को बंद किया और पीजेंट्स को फ्री कर दिया कि आपको किसी भी तरह का कोई भी टैक्स में मतलब नहीं देने की ज़रूरत है फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वाले को। इसके अलावा जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शन थे यानी कि सामान को ले आने में जो टैक्स वगैरह लगता था उसको भी इसने ख़त्म कर दिया था। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम इम्प्रूव किया था। पीजेंट, आर्टिस्ट, वर्कर्स और न्यू बिजनेसमैन्स को भी मतलब बहुत सारी इंजॉयमेंट मिली, न्यू फाउंड ऑफ फ्रीडम उन्होंने इंजॉय किया कि अब वो कहीं भी आ जा सकते थे, कहीं भी अपना काम कर सकते थे किसी भी तरीके से, तो इस तरह का इंजॉयमेंट मिला। तो ये सारी चीज़ें क्या थी? ये सारी चीज़ें सभी को इक्वालिटी प्रोवाइड कर रही थी ना। तो आप चाहे वो क्लेर्जी बैकग्राउंड का रहा हो, नोबेलिटी बैकग्राउंड का रहा हो या थर्ड स्टेट यानी कि पीजेंट्स या पुअर मैन बैकग्राउंड का रहा हो, आप सभी यहाँ सभी क्या हो रहे हैं? यहाँ सभी इक्वल हो रहे हैं। समझ में आ रही है आपको? बिजनेसमैन और स्मॉल स्केल जो प्रोड्यूसर थे, गुड्स प्रोड्यूसर जो थे पर्टिकुलर, उन्हें अब बहुत ही अच्छा फील होने लगा क्योंकि अब यूनिफॉर्म जो लॉज सेटअप हो चुके थे, स्टैंडर्डाइज वेट और मेजर सिस्टम आ चुका था, कॉमन नेशनल करेंसी हो चुकी थी। मतलब पहले के टाइम में स्पेशली फ्रांस में बहुत सारी में बहुत थोड़ी दूर भी आप आगे जाते थे तो करेंसी चेंज हो जाती थी, थोड़ी दूर आप आगे जाते थे तो किसी भी चीज़ को मेज़र करने का तरीका चेंज हो जाता था। तो इस सारी चीज़ों को इसने पूरी तरह से ख़त्म किया पूरे देश के अंदर, मतलब पूरे फ्रांस के अंदर उसने पर्टिकुलर एक करेंसी को लॉन्च किया कि किसी भी तरह का हम सामान का एक्सचेंज करेंगे तो पर्टिकुलर उसी करेंसी से चेंज करेंगे। तो ये जो सारी चीज़ें थी कहीं ना कहीं क्या कर रही थी, लोगों को मतलब कि एक तरह से लिबरल बना रही थी, एक तरह से इक्वालिटी को फील करा रही थी। तो however in the areas conquered the reaction of local population to French rule were mixed. Initially in many places such as Holland, Switzerland as well as certain cities like Brussels, Mainz, Milan, Wars, इन सभी जगहों पर बहुत सारे लोगों ने क्या किया, फ्रेंच आर्मीज़ की जो भी ये चेंजेस आ रहे थे इनको वेलकम किया, इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। लेकिन कुछ जगह ये चीज़ें सपोर्ट में नहीं आती, स्पेशली उन जगह पे जहाँ कंजर्वेटिव टाइप के लोग रहते थे, यानी जो कि एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जो नोबेलिटी बैकग्राउंड के लोग थे, जो एरिस्टोक्रेट्स थे, ठीक है, वहाँ पास इनको ज़्यादा वेलकम नहीं किया गया। बाकी काफ़ी सारे लोगों ने इनको सपोर्ट भी किया था और इस तरीके से एक बिकम क्लियर दैट द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव आर्गुमेंट्स डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विथ पॉलिटिकल फ्रीडम। मतलब कि ये देखो ये चीज़ें तो सही थी, मतलब जो वो कर रहा था वो सही थी, लेकिन एक तरह से अगर देखा जाए पॉलिटिकल फ्रीडम के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रही थी, पॉलिटिकल फ्रीडम के अकॉर्डिंग नहीं चल रही थी। फिर बाद में क्या होता है, इंक्रीज़ करने लगता है नेपोलियन टैक्स को। याद करिए आप, बहुत सारे सेंसरशिप लगा देता है प्रेस पर कि सिर्फ आप नेपोलियन के ही फेवर की ही चीज़ें पब्लिश कर सकते हो ना। फोर्स कॉन्सेंट्रेशन करता है फ्रेंच आर्मीज़ में, लोगों को ज़बरदस्ती मतलब लाना कि कोई आर्मी में इंक्लूड होना चाहता कि नहीं होना चाहता, लेकिन उसको ले आना है क्योंकि उसे पूरे यूरोप को जीतना है, उसको पूरे यूरोप पे अपना कब्जा करना है, तो उसे लाना मतलब वो ला रहा था ज़बरदस्ती। तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही थी, फिर लास्ट में लोगों को भाई दिक्कत भी करती हैं, लोग उससे फिर खुश नहीं रहते। और ऑल सीम्स आउट वेट द एडवांटेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज। मतलब अब जितना भी उसने काम किया था इसके पहले तक, जो भी मेजर्स उसने अपना इक्वलिटी लाई, वेट मेजर्स इक्वल किए, करेंसी लॉन्च किए, फ्रेंच को कॉमन लैंग्वेज बनाया, मतलब जो भी काम किए उसने वो यहाँ आकर के ख़त्म हो जाती। भाई उसने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को तो अच्छा चलाया, लेकिन फ्रीडम लिबर्टी के लिए उसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, क्योंकि जैसे एक तरह से मोनार्चियल था, तो अब ये क्या हो गई, ये तो एकदम डिक्टेटरशिप हो गई ना। तो डिक्टेटरशिप तो और ज़्यादा ख़राब है मोनार्चियल से, भले ही वहाँ पास इक्वालिटी प्रोवाइड की जा रही है लोगों को। तो
ये तो सिर्फ इतनी बात हो गई कि किस तरह से फ्रेंच जो लोग थे, फ्रांस के जो लोग थे, वो किस तरह से नेशनलिज्म की फीलिंग में बनते हैं। क्या उन्होंने कॉमन मेजर्स को अपनाया, जैसे फ्लैग को इंट्रोड्यूस करना, कॉमन लैंग्वेज हो गई। जो नेपोलियन के वर्क थे ये भी नेशन स्टेट को बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। स्टार्टिंग में लोग बहुत ज़्यादा यूनाइट होते हैं इसकी वजह से, तभी तो बाद में जाके नेपोलियन के खिलाफ आवाज़ उठा पाते हैं, जब वो नेपोलियन उनके लिए अच्छा काम नहीं कर रहा होता है। तो इस तरीके से फ्रांस का जो आइडिया था नेशनलिज्म का, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से, आप पढ़ भी चुके हो, सारी चीज़ें सिर्फ रिकॉल करनी थी आपको। तो वही सारी चीज़ें पूरे वर्ल्ड वाइड फैलती हैं, अब्रॉड तक जाती हैं, और किस तरीके से यूरोप में नेशनलिज्म आता है, इस टॉपिक को हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको टॉपिक आज का समझ में आया होगा। और पिछला टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें हमने फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग को डिस्कस किया था, वो भी टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आया या नहीं आया, दोनों पॉइंट में आप कमेंट करके मुझे बताइए, क्लियर करिए कि मैम कहाँ कन्फ्यूज़न रह जा रही है, या कोई आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आ रहा है समझ में तो अच्छी बात है, लाइक करिए वीडियो को एंड शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि आप ही लोगों के हाथ में है सब कुछ, ठीक है। जितना ज़्यादा आप करोगे, जैसा आप कहोगे वैसे वीडियोस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू टू ऑल, बाय बाय।